1997 में जब अब्बा ने सी सेंटर के गुंजान आबाद इलाके में नया घर खरीदा तो उस वक्त उस इलाके में इतनी आबादी न थी। अब्बा एक सख्त मिजाज और इंतहाई असूल पसंद इंसान थे और अपनी समझ बूझ से ही चलते थे। अब्बा ने अपनी मर्जी से बगैर किसी को दिखाए घर का सौदा तय कर लिया। जब अब्बा घर खरीद चुके थे तो उन्होंने मुझसे कहा, बिलाल बेटा, मैंने सी सेंटर में एक घर खरीद लिया है और इसकी फुल पेमेंट भी कर दी है। आज ही मुझे घर की फाइल मिली है तो तुम कल अपने दोस्तों के साथ मिलकर सामान शिफ्ट करवा देना। परसों फिर हम सब अपने नए घर में सेटल हो जाएंगे। अब्बा की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है अब्बा, जैसा आप कहें। मैं कल ही तमाम सामान शिफ्ट करता हूँ। अब्बा चूंकि बहुत सख्त मिजाज आदमी थे तो उनसे जरा करने की हिम्मत किसी की ना होती थी। क्योंकि मैं पहली और बड़ी औलाद था इसलिए हर काम की जिम्मेदारी शुरू से मुझे ही सौंपी जाती है। अम्मा और मेरी दोनों बहनें अब्बा से थोड़ा खाइफ थीं कि कम से कम हमें एक बार घर तो दिखा देते, मगर अब्बा से कहने की हिम्मत किसी में ना थी। कहते हैं कि पहली औलाद पर सख्ती करो और उसकी अच्छी तरबियत करो तो बाकी बच्चे भी उसी तरह परवान चढ़ते हैं। बस अब्बा की इसी सोच ने जहां मुझे बहुत अच्छा सिखाया तो वहीं इंतहाई सख्ती का सामना भी बस मुझे ही करना पड़ा। अब्बा एक तहज्जुद गुजार, 5 वक्त नमाज के पाबंद, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 17 ग्रेड के अफसर भी थे। एक सच्चे और खरे इंसान थे। बस वही औसाफ वो मुझ में भी देखना चाहते थे। मुझे भी तहज्जुद में डांट कर उठाते तो इसीलिए बचपन से मैं भी ना सिर्फ तहज्जुद गुजार बल्कि 5 वक्त का नमाजी भी था। बचपन से मुझे तहकीक का बहुत शौक रहा है। इसी शौक की खातिर ऐसे ऐसे काम कर दिए कि आम बंदा तो बस सिर्फ सोच ही सकता है। मैं इंतहाई निडर इंसान हूँ, किसी से नहीं डरता हूँ, बस तहकीक की जुस्तजू में रहता हूँ। अगले रोज रमजान की चांद रात थी। खैर, मैंने अपने 4 दोस्तों के हमरा नए घर में सामान शिफ्ट करवाना शुरू कर दिया। 120 गज का घर था। जैसे ही ताला खोला तो एक अजीब सी बू थी कि जैसे ये घर सालों से बंद हो। उसमें एक बहुत बड़ा सा हॉल था, उसके साथ यही सहन था, सहन के साथ एक छोटा कमरा, ऊपर जाने की सीढ़ियां और सीढ़ियों के साथ ही अटैच्ड बाथ और किचन था। ग्राउंड फ्लोर पर मैंने तमाम सामान दोस्तों की मदद से सेट करवा दिया। फर्स्ट फ्लोर पर कमरा था जो कि लॉक था और उसकी चाबी अब्बा के पास थी। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कुशादा सी छत थी जिस पर हमने मिलकर वॉशिंग मशीन रख दी और ग्राउंड फ्लोर में तमाम सामान अच्छी तरह से सजा दिया था ताकि अम्मा और बहनों को परेशानी ना हो। सामान सेट करते करते रात के 11 बज गए थे। दोस्तों ने मुझसे इजाजत ली और फिर वो चले गए। अब रात में मुझे अकेले ही रुकना था। फिर सुबह पहली सहरी भी थी और मैं बुरी तरह से थक चुका था। मैं हॉल में ही बड़े सोफे पर लेट गया। लेटते ही मुझे थकन की वजह से नींद आ गई। मैं गहरी नींद में था कि सहन में बने वाटर टैंक में पानी गिरने की आवाज आने लगी। मैंने जाकर देखा तो वाटर टैंक में पानी गिर रहा था और मुझे प्यास भी लग रही थी। तो मैंने अपने हाथों से ही पानी पीने की कोशिश की और जैसे ही मैंने टैंक से पानी हाथ में भरा और मुंह तक ले जाने ही लगा था कि मुझे किसी ने कहा, श्श्श, श्श्श। मैंने नजर उठाकर चारों तरफ देखा तो कोई ना था। फिर से मैंने पानी पीने की कोशिश की तो फिर मुझे आवाज आई, श्श्श। मैंने फिर से चारों तरफ देखा मगर कोई ना था। फिर मैंने पानी पीने के लिए हाथों को मुंह से लगाया, फिर किसी ने श्श्श। कमोबेश 4 मर्तबा ऐसा हुआ और मैं पानी नहीं पी सका। एक अजीब सी वहशत होने लगी थी मुझे। मैंने उठकर वाटर टैंकर का ढक्कन बंद करके चारों तरफ देखा मगर मुझे कुछ नजर नहीं आया। फिर ऊपर से पहले बल्ब की रोशनी मजीद वहशत में इजाफा कर रही थी और पूरे घर में एक ही बल्ब लगा था, वो भी बस हॉल में। चारों तरफ अंधेरा और तारीकी छाई हुई थी। मैं सोफे पर आकर फिर से लेट गया तो मुझे छत पर से बर्तन गिरने की आवाज सुनाई देने लगी। मैं उठकर बैठ गया। फिर लगा
کہ سیڑھیوں سے کسی نے برتن زور سے پھینکے ہیں۔ میں نے جا کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ اب ان تمام واقعات کی وجہ سے میں مکمل طور پر چاقو چوبند ہو چکا تھا کہ چھت پر سے مجھے 2 آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ میں اٹھ کر چھت پر دیکھنے لگا۔ ان 2 آدمیوں کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ میں اندر ہال میں گیا تو پھر سے ان 2 آدمیوں کی باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ میں پھر جا کر دیکھنے لگا تو آوازیں بند۔ اسی طرح 3 سے 4 بار ہوا۔ میں جب آواز کے تعاقب میں باہر جا کر کھڑا ہوتا تو آواز آنا بند ہو جاتی۔ جب اندر آؤں تو باتوں کی مستقل آوازیں آتی۔ عجیب ماجرا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں پھر اٹھا، گھر کا مین دروازہ بند کر کے اپنی بائک پر سابقہ گھر میں آ گیا، جہاں پہلی سحری کی خوب ذوق و شوق سے تیاری کی جا رہی تھی۔ میں نے غسل کر کے سحری کی اور پھر نماز پڑھ کر سو گیا۔ روزہ افطار کے بعد ہمیں سی سینٹر والے گھر میں شفٹ ہونا تھا۔ ہم سب وہاں آ گئے۔ اماں اور بہنیں اسما اور عظما کچن سمیٹ کر کھانا بنانے کا انتظام کرنے لگی، اور مجھ سے چھوٹا بھائی جمال بھی میرے ساتھ مل کر چھت پر کچھ سامان رکھوانے لگا۔ ابا تو صحن کے ساتھ والا کمرہ لے چکے تھے کہ میں وہاں اکیلا رہوں گا۔ اماں اور دونوں بہنیں ہال میں ہی رہنے کا کہہ چکی تھیں، تو میں نے ان سے کہا، ابا فرسٹ فلور والا کمرہ اب تک لاک ہے، اس کی چابی دے دیں تاکہ میں اور جمال وہاں کی صفائی کر کے اپنے رہنے کا بندوبست کر سکیں۔ میری بات سن کر ابا بولے، چلو لاک میں خود کھول دیتا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میں اور جمال دونوں ابا کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ابا نے فرسٹ فلور کے کمرے کا لاک کھولا تو وہاں خون کے نشانات تھے اور خون جمع ہوا تھا۔ خون کی بو بھی بہت تھی کہ سانس لینا محال ہو جائے۔ میں اور جمال بو کی وجہ سے ناک پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ ابا نے چابی میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، بس کرو کھانسنا، جا کر دونوں مل کر فرش دھو لو، یہاں ایک جانور مر گیا تھا، یہ اسی کا خون اور بدبو ہے، بس اب صاف صفائی کر کے اپنے رہنے کا بندوبست کرو۔ ابا کے سامنے کبھی کسی نے کچھ بولا ہے جو ہم آج بولتے؟ میں اور جمال دونوں ہی فرش دھو کر اپنا روم سیٹ کرنے میں لگ گئے۔ اسی کام میں سحری کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ میں اور جمال نیچے آ کر سحری کرنے میں مصروف ہو گئے۔ سحری اور نماز سے فارغ ہو کر قرآن کی تلاوت کی۔ تھوڑا آرام کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے مشاغل میں لگ گئے۔ میں اس وقت یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اپنی پڑھائی میں مگن تھا۔ ابا بھی اپنی جاب پر چلے گئے۔ دن بھر تو اماں اور بہنیں کام اور آرام میں مصروف رہیں۔ افطار کے بعد جب رات کا کھانا کھا کر ہم سب سو چکے تھے اپنے اپنے پورشن اور کمروں میں، کہ اماں کو ایسا لگا کہ میں نے آ کر ان کا پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر انہیں گھسیٹا ہے۔ وہ بری طرح چیخنے لگیں تو میں اور جمال اوپر سے نیچے آ گئے۔ ابا بھی اپنے کمرے سے آ گئے۔ اسما اور عظما بھی بہت خوف زدہ سی تھیں۔ اماں نے مجھے ڈانٹ کر کہا، میرے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر تم نے مجھے اتنی زور سے گھسیٹا کہ میں اپنی جگہ سے گر کر یہاں آ گئی، تم نے ایسا کیوں کیا بلال؟ اماں کی بات سن کر میں جمال کو دیکھنے لگا اور جمال مجھے، کیونکہ ہم دونوں ایک ساتھ ہی نیچے آئے تھے، وہ بھی اماں کی آواز سن کر۔ میں نے کہا، اماں میں تو ابھی اوپر اپنے کمرے سے آ رہا ہوں۔ میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ لگتا ہے آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اماں میری بات پر غصے سے کہنے لگی، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، جو کہہ رہی ہوں سچ ہے وہ۔ ابا فوراً اپنی گرجدار آواز میں بولے، آسیہ بیگم یہ تمہارا وہم ہے، چلو سو جاؤ، اب سحری کا وقت بھی ہونے والا ہے، کچھ دیر آرام کر لو۔ ابا کی بات سن کر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں آ گئے، پھر سو نہ سکے۔ کچھ دیر بعد سحری کا وقت ہو گیا تھا۔ روز کے معمول کے مطابق اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ افطار کے بعد رات کا کھانا سوچا کہ کھلی فضا میں کیوں نہ کھایا جائے، یعنی کہ چھت پر، تو ہم سب کھانے کا سامان چھت پر لے گئے۔ اماں ہائپر ٹینشن کی مریضہ ہیں تو کھلی فضا میں رہنا انہیں اچھا لگتا ہے۔
खाना वगैरह खाकर हम सब कुछ ना कुछ सामान लेकर नीचे आ गए। बाकी के बर्तन उठाने के लिए छोटी बहन अकेली छत पर गई तो उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पर हम सब भागते हुए छत पर गए तो उस्मा खौफ के मारे बहुत जोर जोर से कांप रही थी और मुसलसल चीख रही थी। मैंने आगे बढ़कर उस्मा से पूछा, क्या हुआ उस्मा, इस तरह चीख क्यों रही हो, हुआ क्या है? मुझे जोर से पकड़कर वो रोते हुए कहने लगी, भाई यहाँ कोई खौफनाक सी चीज थी जिसे देखकर मैं बहुत डर गई और वो गायब हो गई। अब्बा और मैंने उसे उसका वहम बताकर उसे नीचे ले गए। अगले दिन अस्मा किचन में खाना बना रही थी कि पीछे से किसी ने उसे जोर से नोचा तो वो घबराकर चारों तरफ देखने लगी, मगर वहां कोई ना था। नोचने के बायस उसके बाजू में दर्द हो रहा था। वो बहुत डर गई थी। उसने अम्मा और उस्मा को बताया तो अम्मा और उस्मा भी घबरा गईं, क्योंकि रात में बर्तन गिरने की आवाजें आना और छत पर बातें करने की बहुत आवाजें आती थीं। कोई थप्पड़ मारकर चला जाता, कोई नोच कर चला जाता। देखने पर तो कोई नजर ना आता। हमें उस घर में आए 1 हफ्ता हो चुका था और अम्मा, अस्मा और उस्मा तीनों बुरी तरह से खौफजदा हो चुकी थीं। अब्बा तो डांट कर सबका वहम बताकर चुप करवा दिया करते थे। उनसे बात करना ही फजूल होता था। मैंने भी उन सब बातों को वहम के तौर पर ही लिया था। जमाल भी उन सब बातों पर संजीदा न था, जबकि बर्तनों के गिरने और छत पर बातें करने की आवाजें हम भी सुनते थे। बिरयानी हम सब बहुत शौक से खाते हैं। मैंने फरमाइश कर दी कि आज इफ्तार में बिरयानी बना लो। मैं खजूर खाकर, शरबत पीकर, नमाज पढ़कर फारिग हुआ और सोचा कि आज बिरयानी सैर होकर खाऊंगा। मैंने कहा, अस्मा तुम मेरे लिए खाना निकालकर मेरे कमरे में रखाओ, मैं बस अभी ऊपर आता हूँ। अस्मा ने एक प्लेट में बिरयानी निकालकर ऊपर कमरे में रख दी। मैं जैसे ही अपने कमरे में गया तो बिरयानी गायब हो चुकी थी। मैं खाली प्लेट लेकर नीचे आया और इस्मा से कहने लगा, इस खाली प्लेट का मैं क्या करूं? जब तुम ऊपर ही खाकर आ गईं तो मेरे लिए दूसरी प्लेट में निकाल कर रख देती। ये बात सुनकर अस्मा कहने लगी, भाई मैं अभी अभी तो प्लेट भरकर बिरयानी ऊपर आपके कमरे में रखकर आई हूँ, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? उसकी बात पर मैंने कहा, तो बिरयानी कहाँ गायब हो गई? मुझे अब फिर से निकाल कर दो। अस्मा जैसे ही किचन में बिरयानी लेने गई तो बिरयानी का भगोना ही गायब था। हमने पूरा घर ढूंढ लिया मगर बिरयानी का भगोना कहीं नहीं मिला। छत पर बर्तन गिरने की आवाज आई तो मैं भागकर वहां गया तो बिरयानी का खाली भगोना पड़ा था। मैं सर पकड़कर बैठ गया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि हम सी सेंटर के इलाके में नए थे। मोहल्ले वालों से इतने ताल्लुकात अभी ना थे। हमारा घर सेंटर का था, दोनों तरफ पड़ोस में घर थे। मगर हैरत की बात ये थी कि दिन के वक्त तो वो लोग अपनी अपनी छतों पर आ जाते थे, मगर रात के वक्त उस पूरी गली के लोगों को मैंने उनके ही घरों की छतों पर उन्हें कभी नहीं देखा था। बस हम लोग ही अपने घर की छत पर जाया करते थे। एक दिन मैं अपने दोस्तों से मिलकर वापस घर आ रहा था कि अपने पड़ोसी अंकल को बाहर देखा। उन्हें सलाम करके हाथ मिलाया, फिर अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम बिलाल है, हम आपके पड़ोस में 1.5 हफ्ते पहले ही शिफ्ट हुए हैं। एक्चुअली हम सब अपनी अपनी स्टडी में मसरूफ रहते हैं। फिर रमजान में वक्त का कुछ पता नहीं चलता, फिर शिफ्टिंग में भी मसरूफ रहे तो आस पड़ोस में मिलने का वक्त ही नहीं मिला। आप यहाँ कब से हैं? मेरी बात सुनकर अंकल कहने लगे, 15-16 साल से हम यहाँ हैं। बेटा आप लोगों ने ये घर क्यों खरीद लिया? अंकल की बात सुनकर मैं चौंका। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। अंकल बोले, बेटा बिलाल, ये घर तकरीबन 16-17 साल से बंद है। इस घर में आज तक कोई नहीं रहा। जब से हम यहाँ इस इलाके में आए हैं इस घर को बंद ही देखा है। ये घर आसेब ज़दा है। यहाँ तो आसेब का बसेरा है। यहाँ एक लड़की का कत्ल हुआ था तो उसके बाद जो इस घर में ताला लगा वो अब आप लोगों के आने से ही खुला है। रात इस घर से चीखने चिल्लाने और कहकहों की आवाजें पूरे मोहल्ले में गूंजती हैं। बर्तनों के गिरने की आवाजें और भी बहुत कुछ होता है। रात मगरिब के बाद इस गली में कोई भी अपने घरों की छतों पर नहीं जाता।
क्योंकि उस घर की छत पर नादीदा मखलूक नजर आती है जो सबको डराती है और मना करती है कि रात में छत पर कोई ना आए। बेटा, हम तो मगरिब के बाद अपनी छतों पर भी नहीं जाते। आप कैसे रह रहे हो? बेटा, मेरी बात मानो तो जल्दी से इस घर को खाली कर दो। इस घर में जिन नादीदा चीजों का बसेरा है ना, वो आप लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। अंकल की बात सुनकर मैं कुछ परेशान सा हो गया। फिर मैंने वहां के आस पड़ोस के सभी लोगों से तहकीक करना शुरू कर दी। इस घर के बारे में सबने तकरीबन वही बातें बताई थीं जो कि हमारे पड़ोस में रहने वाले खुर्शीद अंकल ने बताई थी। मजीद मालूमात करने पर मुझे पता चला कि 17 साल पहले इस घर में कुलसूम नामी लड़की का कत्ल हुआ था। कुलसूम के वालिदैन का इस्लामाबाद में एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। कुलसूम अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, काफी जायदाद की इकलौती वारिस थी। उसने किसी लड़के से शादी कर ली और वो कराची शाह फैसल के इलाके सी सेंटर में सेटल हो गई थी। उसके शौहर ने जायदाद की लालच में फर्स्ट फ्लोर के कमरे में उसका गला काट कर उसे कत्ल कर दिया था। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर उसके शौहर पर तो लालच का भूत सवार था। वो ये घर किसी तरह बेचकर कुलसूम की सारी जायदाद लेकर कराची से चला गया। जिसने ये घर खरीदा वो खून देखकर घर को ताला लगाकर चले गए। कोई उस घर में नहीं रहा। 17 साल से ये घर बंद है। इतने सालों बंद रहने और कत्ल होने की वजह से ये घर आसेब का बसेरा बन गया है। आस पड़ोस के लोग मगरिब के बाद अपने घरों की छतों पर जाने से भी गुरेज करते हैं, क्योंकि जब भी कोई छत पर जाता है तो वो मखलूक नजर आकर भयानक रूप में डराती है। ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद मैं अब्बा के कमरे में उनसे बात करने गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। तो अब्बा कहने लगे, मुझे ये सब कुछ पहले से पता है, तुम परेशान ना हो और इस बात का जिक्र अपनी माँ और बहनों से मत करना, वरना वो डर जाएंगी। अब्बा की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैंने कहा, अब्बा, जब आपको सब कुछ पता था तो आपने ये घर आखिर खरीदा ही क्यों? अगर उस मखलूक ने किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो? मेरी बात सुनकर अब्बा गुस्सा करते हुए बोले, बस करो बिलाल, अल्लाह ने इंसान को ज्यादा ताकतवर बनाया है। अच्छा बस, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। याद रहे, अम्मा और बहनों से मत करना ये बात। अब्बा की बात सुनकर मैं गुस्से में अपने रूम में आ गया। अब तो ये रोज का मामूल था कि खाना बनाकर रखो, पूरा का पूरा खाना बर्तन समेत गायब। कभी कोई थप्पड़ मार कर चला जाता तो कोई नोच कर चला जाता, और जब देखो तो कोई नजर ना आता। खैर, एक रात मैं छत पर अकेला ही तकिया चादर लेकर सोने चला गया। रात में मैंने चादर बिछाई, तकिया लगाया और लेट गया। खुली फिजा, खुला आसमान और इस पर सजे चांद सितारे और चांद की रोशनी बहुत दिलकश लग रही थी। ऊपर से ठंडी हवा के झोंके। मैं बहुत लुत्फ अंदोज हो रहा था कि मेरी नजर पड़ोस के घर की छत पर पड़ी, जो हमारी छत से जरा ऊपर थी। उनकी छत पर एक साड़ी पहने औरत नजर आई। वो मुस्तकिल मुझे ही देख रही थी। मेरी नजर जब उस पर पड़ी तो मैंने मुस्कुराकर उसे देखा, तो उसने अपनी भवें उचकाकर इशारा किया कि क्या है। मैं बस उसी को ही देख रहा था कि 3 बार उन्होंने अपनी भवें उचकाई, तो मैंने पहचान लिया कि ये खुर्शीद अंकल की वालिदा हैं और वो मुस्तकिल मुझे देख ही रही हैं। तो मैंने उन्हें मुस्कुराकर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सलाम सुनते ही उनके बाल एकदम बिखरने लगे, चेहरा भी बिगड़ने लगा। देखते ही देखते वो भयानक चुड़ैल की शक्ल इख्तियार कर गई। फिर मेरे जहन ने काम किया कि ये साड़ी वाली खातून खुर्शीद अंकल की वालदा कैसे हो सकती हैं? वो तो मर चुकी हैं। वो मुझे मुस्तकिल घूर रही थी। उनका चेहरा इंतहाई बदसूरत और खौफनाक हो चुका था। जिंदगी में पहली बार मुझे खौफ महसूस हुआ था। मैं पसीने में नहा चुका था। मेरे दिल की धड़कनें इंतहाई तेज हो चुकी थीं। मैंने अपनी तमाम तर हिम्मत को यकजा करके दुरूद शरीफ पढ़ने लगा और भागता हुआ नीचे आ गया। उस रात मेरी हालत ना पूछो कैसी थी। जब मैंने अब्बा से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने कहा, अब मगरिब के बाद छत पर ना जाना,
ابا کی بات سن تو لی میں نے اور خاموش بھی ہو گیا، مگر میں نے مغرب کے بعد چھت پر جانا نہیں چھوڑا۔ میں اکثر گرمی کی وجہ سے چھت پر جاتا، مجھے وہ نادیدہ قوتیں مختلف انداز میں ڈراتی۔ میں ہمت کرتا اور ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کرتا۔ جب ڈر حد سے زیادہ محسوس ہوتا تو نیچے آ جایا کرتا تھا، مگر میں نے اپنی ہمت کو آزمانا نہ چھوڑا۔ اسی طرح آسیب زدہ گھر میں رہتے ہوئے بڑی مشکل سے ہمیں 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ہمیں ہر طرح سے ڈرایا جاتا، مختلف حربے آزمائے جاتے۔ اس 2.5 سال کے عرصے میں ابا کو بھی ان نادیدہ قوتوں کی طرف سے دھمکیاں ملتی رہیں کہ یہ گھر ہمارا ہے، یہاں ہمارا پورا خاندان آباد ہے، یہاں ہمارا بسیرا ہے، تم اپنے خاندان کو لے کر جاؤ ورنہ تم میں سے کسی ایک کی جان لے لیں گے۔ اگر جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، اگر پھر بھی تم یہاں سے نہ گئے تو ہم سب کو مار ڈالیں گے۔ اس طرح کے واقعات ابا کے ساتھ بھی پیش آ رہے تھے، مگر ابا ایک مضبوط آدمی تھے، نمازی اور عبادت گزار اور تہجد گزار تھے۔ ان مخلوق سے روبرو باتیں کیا کرتے۔ ایک دن اماں باتھ روم گئیں تو ان کو کسی نے زور سے دھکا دیا اور وہ گر گئیں۔ بہنوں نے جا کر اماں کو اٹھایا، ہم انہیں اسپتال لے کر گئے۔ اماں کی ٹانگ فریکچر ہو چکی تھی۔ ان نادیدہ قوتوں کی طرف سے ملنے والی دھمکی پر ابا نے سنجیدگی سے کام لیتے ہوئے ایک نیا گھر ڈھونڈا اور اس گھر کو ہم نے کم قیمت میں ہی فروخت کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ نئے گھر میں کوئی واقعات پیش نہیں آئے۔